ऐसा लगा कि महिला पुलिस का लाठीचार्ज चालू हो गया, लेकिन आप एक बार ज़ोरदार तालियां बजाए। उन्होंने हंसते हंसाते हुए आपको चिंतन तक पहुंचाया, जो इस प्रहर की ज़रूरत भी था। देखिए, हमारे पास दो कवि शेष हैं। भाई कमल अग्ने, जो देश के इस समय सबसे संप्रेषण वाले युवा कवि हैं। जो स्थितियां इस समय देश भर में चल रही है, उसके लिए आपने उन्हें भी कई बार टीवी पर बोलते देखा होगा, कविता पढ़ते उनको आपने सुना होगा। एक युवा है जो पूरे देश में हर फतवे के खिलाफ अपना सीना अड़ाकर खुददारी के साथ बोलना जानता है। मैं उन्हें इस माइक पर बुलाऊं, मेरा मन था, लेकिन जैसा माहौल प्रेरणा ठाकरे जी ने बनाया है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और हंसे हंसाए। एक आइटम बॉय हमारे पास बैठा है जिसका नाम है हिमांशु बवंडर। 50 बार आपने टीवी पे देखा। एक शो आया था टीवी पर, कौन सा था वो, कॉमेडी का सुपरस्टार। मेरे को नाम ध्यान नहीं रहता क्योंकि अपन टीवी कम देखते हैं, इसलिए भी देखते कि अपने पास टाइम नहीं था। उनमें आए थे भैया, मैंने यूट्यूब पे देखा। सुष्मिता सेन ने 7 बार गले लगाया। जब से ही मेरा आधा दिमाग तो खराब ही है, इसको 7 बार क्यों गले लगाया? आपको भी, आपका भी दिमाग खराब हो रहा होगा, क्या इसको ही लगा लिया? राठी जी सोच रहे कि इससे तो मैं ही एक बार मुंबई हुआ था तो अच्छा था, पर इसको क्यों गले लगाया वो आएगा तो आपको पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि वो बड़ा कलाकार है, बड़ा कवि है। महाकाल की नगरी उज्जैन से निकलकर जिसने मुंबई की माया नगरी में अपनी कविताओं का जादू बिखेरा, और उस लाफ्टर के मंच पर जाकर भी इसने एक बड़ा काम ये किया कि वहाँ पर भी इसने उस अश्लीलता को हटाकर कविता को जिंदा रखा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इनकी 2 पीढ़ी पहले से ये उज्जैन में रह रहे हैं, लेकिन ये मूलतः आपको बहुत कस्बे का रहने वाले। और आज हम आए भी तो इनकी कुल देवी के दर्शन भी किए। मैं चाहता हूं कि ये भी आपकी मिट्टी से निकलकर देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जब देश और विदेश में कविता और लाफ्टर के लिए जाते हैं तो ये कहना नहीं भूलते कि मेरे दिल में आज भी राजस्थान जिंदा है। मैं चाहता हूं जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, इधर से उधर तक, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उनकी अगवानी करे भाई हिमांशु बवंडर। रामेन, आप ऐसे खड़े हो जैसे समुद्र के किनारे पर जामवंत खड़े हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर देना चाहता हूं छोटा सा, कि आप आपका कैमरा बंद कर दीजिए। वो एलईडी पे कुछ ना दिखे, ये लोग मुझे देख लेंगे। सर बंद कर दीजिए सर। नहीं, उधर 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 एलईडी पे मत चलाइए इसको, वो मुझे नहीं देखेंगे, वो एलईडी देखते हैं। अरे 700 किलोमीटर दूर से आया हूं सर, एक छोटा सा निवेदन आपसे कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ। आदरणीय मुकेश जी राठी, आपकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अपने ज्ञान का भंडार लेकर प्रशांत महासागर से बैठे हमारे एसडीएम साहब, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। इस आयोजन में एक ज्योति फूकने का काम हमारे दीपक जी सोलंकी ने किया, मैं उन्हें भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर जो लोग अपने अपने पत्नियों की कसम खाकर बैठे हैं कि हम ताली नहीं बजाएंगे, मैं उन्हें उनके पड़ोसनों की कसम देता हूं कि एक बार बजाएं। और अभी भी नहीं बजी तो मेरे को समझ में आ लखन समझ में आए। मैं आप लोगों को हंसाने के लिए आया हूं। मेरे पहले जितने कवि आए उन्होंने कवि सम्मेलन की 12 बजाई, मतलब सॉरी, कवि सम्मेलन में 12 बजाई। और गुरु कैमरामैन, इनको देखो यार, वो आशिकी पिक्चर में राहुल रॉय था ना, सांसों की जरूरत है जैसे, बला का चालू आदमी है। जितने कवि आ रहे थे उनका सबका फोटो इसने छोटे से लेंस से खींचा 1855 से। और जब प्रियंका और प्रेरणा जी मंच पे आई 70-300 लगा लिया।
आप देखो, आप मैनेजमेंट बंदे का, मुझे ये काम दिया है आप लोगों ने कि आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आऊं। टेंशन देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदारी काफी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बजा दो, इससे तो मत ही बजाओ यार। कितनी सारी महिलाएं हुआ करती थी, सबके अंदर के आसाराम जागृत हुए और ये अपनी सुरक्षा हेतु घर चली गई। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जैसा कि अतुल भैया ने शुरू से कहा, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तबीयत आप देख रहे हैं खराब है, और भैया ने कहा कि हम हास्य व्यंग के कवि हैं, हम टेंशन नहीं लेते। हम यकीन मानिए सर, टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और कुछ लोगों को देखकर लगता है नालायक जबरदस्ती जिंदा है। मारो इसको। दमन भैया, मतलब ये वो नहीं है बाकी यार, ये फोकट मतलब वृद्धाश्रम किसका बाप कि कौन लड़का अपने बाप को पहुंचा रहा है? हमारे जैसा जो 24 घंटे में 48 बार कूटे खाए, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हमारे बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाए। उल्टा वो हमारी छाती में भाटा बांध के कुएं में फेंक के आ जाए। और कोई पूछे ये क्या करा, बोले मेरा बेटा है, जो चाहूं वो करूं, तेरा बाप का क्या जा रहा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं भाई साहब। भाभी जी, जय महेश, ये तोता मैना की नोकझोंक आप यहीं खत्म कर दीजिएगा, घर पे मत लेके जाइएगा। आप पता चले यहाँ तोता मैना की नोकझोंक सुनी और घर पे फोकट की काँव काँव होने लग गई। मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं और एक सीधी बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं। प्रियंका जी बहुत अच्छा गाती हैं। पहले मैं भी बहुत अच्छा गाता था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने मेरी शादी की महिला संगीत में गाना गाया, पीछे से गधा चिल्लाने लगा। मैंने ससुर जी से बोला, मैंने कहा ससुर जी इस गधे को चुप कराओ। ससुर जी तुरंत बोले वो भी यही बोल रहा है। स्थितियां परिस्थितियां, वो मोदी जी के सारी बातें हुई, भ्रष्टाचार खत्म करो, ऐसे ही हो जाएगा क्या? भ्रष्टाचार करने वाले तो हम। वो पिछले दिनों चालान बनने की कार्रवाई हुई, मैं निकला जोधपुर, एक चौराहे पे रोका, बोले हेलमेट नहीं बेटा 1500 का चालान। मैंने पुलिस वालों के हाथ जोड़े, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं पुलिस वालों के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जब अपना करवा चौथ छोड़कर आपके और मेरे लिए चौराहे पे खड़े रहते हैं, तब हमारी घर की बहुएं अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोल लिया करती है। तालियां आपकी कमजोर है। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर आपको पुलिस विभाग के सम्मान में ताली बजाने के लिए आंदोलित करता हूं। वो कहते हैं कि काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जय चंद मिलते हैं, और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जैसा जैसा आपने कागज पे लिख के दिया था वैसा वैसा बोल दिया। इसके एवज में जो अपने 2100 रुपए अलग से तय हुए थे, वो मुझे मंच से नीचे उतर के दे देना। मैं अब क्यों अपन टेंशन ले यार, भगवान ने अपने को इतना अच्छा हंसने का वरदान दिया है, अपन काय के लिए टेंशन ले। मैं तो आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। जैसे ही लेके निकला, पुलिस वाले ने रोका, बोले बेटा हेलमेट नहीं है, 1500 का चालान। मैंने कहा माई बाप कुछ करो, बोले 500 दे दे। मैंने कहा वो तो मैं आपको दे दूं अगले चौराहे पे। दूसरे ने रोका तो बोल देना पेप्सी। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले चौराहे पे गया, उसने रोका, मैंने कहा साहब पेप्सी। बोले जाओ। मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा पुलिस वालों का कोड वर्ड है ये। 4 दिन बाद मैंने भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए जान करके हेलमेट घर पे छोड़ा, और जैसे ही निकला पुलिस वाले ने हाथ दिया, मैंने कहा साहब पेप्सी। बोले बेटा साइड में लगा, वो 4 दिन पहले था, आज कोको कोला चल रहा है। कर लो भ्रष्टाचार खत्म। वो एक डीईओ साहब पहुंच गए इन स्कूल का निरीक्षण करने, एक बच्चे को उठाया, बोले 5 का पहाड़ा सुना। बच्चे ने फुल कॉन्फिडेंस से बोला मेरे को थोड़ी आता है क्या। बोले तेरा नाम स्कूल से काट दूंगा। बोले आप काट ही नहीं सकते। बोले क्यों। बोले मैं इस स्कूल का छात्र हुई नहीं। बोले फिर। बोले छात्र तो मेरा बड़ा भाई है, बकरी चराने गया है, उसने बोला इंस्पेक्टर आएंगे तू चला जा, तो मैं आ गया। तमतमाते हुए इंस्पेक्टर साहब पहुंचे। एसडीएम सर आप देखिएगा हमारी व्यवस्था कितनी भंग हो गई है। तमतमाते हुए वो डीईओ साहब पहुंचे।
मास्टर जी के पास। बोले मास्टर जी फर्जी बच्चे, नौकरी खा जाऊंगा। बोले नहीं खा सकते। बोले क्यों? बोले मास्टर तो मैं भी नहीं हूं। बोले फिर? बोले मेरे बड़े पापा यार वो तो सोयाबीन तुलवाने मंडी गए हुए हैं, उन्होंने बोला डीओ साहब आएंगे, तू चला जा। तम तमाते हुए वो पहुंचे प्राचार्य महोदय प्रिंसिपल के पास में। बोले फर्जी बच्चे, फर्जी मास्टर, आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसल। प्राचार्य महोदय ने हाथ जोड़े और बोले सर आप ठंडी सांसें लीजिए, क्रोध त्याग दीजिए, बैठिए। एक गिलास पानी दिया पीने का और 100 की 100 नोट ड्रॉज में से निकाल के दी और विनम्र भाव से प्राचार्य महोदय बोले इस स्कूल का प्रिंसिपल तो मैं भी नहीं हूं। बोले फिर? मेरे ताऊजी हैं, वो बहन के दहेज का सामान लेने के लिए मार्केट गए हैं, उन्होंने कहा था कि आप आ जाएंगे तो आपको ये भेंट दे दूं। अब वो डीओ साहब ने भी वो भेंट ली, जेब में रखी और बोले प्राचार्य महोदय ये तो मैं था जो 10,000 में मान गया, असली वाला आता तो 50,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेता। तालियां आपने गलत जगह बजाई दोस्तों। वो जैसे ही डीईओ साहब बाहर निकले तो प्यून ने रोका चपरासी ने। बोले साहब नोट गिने थे क्या? बोले हाँ पूरे 100 के 100 नोट है। बोले भले आदमी, जिस स्कूल में बच्चे से लेके प्रिंसिपल सब फर्जी, ये नोट असली दिए होंगे इस बात की क्या गारंटी है? सर हम इतने उच्च कोटि के श्रेष्ठ लोग हैं सर, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कहीं भी विकट हो जाती है। ये बहुत अच्छा गा रही थी, ये प्रियंका ने ही बोला था ना, लड़कियाँ नारी स्वरूपा इधर बैठी है, पीछे बैठी है, ट्रकों पे लिखवा दिया, सरकार ने बोला बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम लड़के क्या नर्मदा जी की बाढ़ में बह के आए हैं? जितने लड़के हैं सब मेरी तरफ हो जाना, जितने पुरुष हैं। आपके हक की बात करने वाला पूरे देश का अकेला नौजवान है और सब जलते हैं क्योंकि सुष्मिता सेन ब्रह्मांड सुंदरी ने मेरे को 7 बार गले लगाया है, इनको इनकी सग्गी पत्नियां गले नहीं लगा रही, मैं क्या करूं इसमें? मेरी गलती नहीं है सर, घर का मैनेजमेंट सुधारो आप। और राठी साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप बंबई नहीं गए ना, मैं आहोर आ गया, मेरे नीचे उतरते ही आप मेरे को 20 बार गले लगाना, कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं उसमें हंसने की बात नहीं, मैनेजमेंट है हमारे पुरखों का बनाया हुआ। क्या है, जब हमारे बुजुर्ग वो बड़े बड़े तीर्थ करके आते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, अपन जा नहीं पाते हैं, तो वो जब आते हैं तो अपन उनके चरण स्पर्श कर लिया करते हैं, ये सोच करके तीर्थ यात्रा का पुण्य फल हमें भी प्राप्त हुआ। अब मेरे को सुष्मिता जी ने गले लगाया, लेकिन साहब मुझे अभिमान इस बात का नहीं है कि भारत की पहली ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन ने मुझे गले लगाया। मुझे अभिमान इस बात का है कि माता हिंदी ने मुझे वो वरदान दिया है कि हर रात आप जैसे लोग मुझे बैठ करके सुनते हैं और मैं माँ हिंदी की गोद में खड़ा होकर के कविता पाठ करता हूँ। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं आप जितने पुरुष हैं ना सिर्फ उनके पक्ष की बात करूँगा और आज ये साबित करके चला जाऊँगा कि महिलाएं, पुरुष बहुत भोले होते हैं और जितनी चालाकियां होती है वो सब महिलाओं द्वारा होती है। एक इन्होंने बताई थी नोटबंदी के समय की, अब आप देखिए मैं आपको यहीं से बताता हूं। ऑब्जर्वेशन देखिए सर, आप इधर की महिलाओं को देखिए, इधर की महिलाओं को देखिए और आगे प्रथम पंक्ति में बैठे 20-25 पुरुषों को देखिए, सबने सफेद शर्ट पहन रखे हैं। इधर कोई भी एक कलर मैच करके बता दो, नहीं है ताकत आप में। मेरी मैचिंग की साड़ी कैसे पहन ली, यही टेंशन। हम लोग टेंशन लेते ही नहीं है, कपड़े खरीदने जाते हैं सफेद शर्ट काली पैंट के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। महिलाएं चली जाए साड़ी वाले की दुकान पे, इसी डिजाइन में और रंग दिखाओ, बोले ये लो, बोले अब इसी रंग में और डिजाइन दिखाओ। क्या करे, मरे बेचारा वो। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मैं पूछ रहा हूं, हम लड़के नर्मदा जी की बाढ़ में बह के आए हैं, हमें घर वालों ने YouTube से डाउनलोड करा। और दीदी बैठ जाओ, गंगा जमुना सरस्वती तीनों उठ गई है, त्रिवेणी संगम बैठ जाए। मेरे को मालूम है लड़कियां मुझे कम सुनती है, बैठ जाओ आप, बस 5-7 मिनट बैठ जाओ।
मैं आपको वो बता दूंगा जो आप नहीं जानते। फिर वो नारा आगे ले गए, इन बच्चियों को बिगाड़ा किसने? नई उम्र की बच्चियों को प्रेरणा दीदी किसने बिगाड़ा? इनके पिताओं ने। एसडीएम साहब आप देखो, जरा सा बच्ची को कुछ हो नहीं, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया। हम लड़के क्या छतों का जाला साफ करने के लिए रखे हैं घर में? मेरे बाप का दिन भर एक ही काम, जा धनिया लिया, जा नींबू लिया। ये राठी जी, सोलंकी साहब, ये बड़े लोग घर पे आए, चाय बनानी, दूध लिया। मेरे को कभी कभी डाउट होता है इनकी औलाद हो के डिलीवरी बॉय हुई यार, ये लेके आ जा, वो लेके आ जा, फलाना लेके आ जा, ढिकाना लेके आ जा। और मैं मेरे बाप से, और पुरुष जाति को तो बचपन से और सदियों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अतुल भैया, सदियों से हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ, हर सफल, ये फोकट की झूठी बातें हैं। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। अगर ऐसा होता तो मुझे बताइए, स्वर्गीय अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, योगी जी, मोदी जी, सलमान खान, कौन सी महिला है? तो फिर ये दीदी बोली, प्रेरणा ठाकरे जी बोले, जरूरी थोड़ी बेटा वो महिला पत्नी हो, माँ भी हो सकती है। मैंने कहा दीदी माँ भी होती तो राहुल गांधी को पूरे देश वाले पप्पू पप्पू कह के नहीं चिढ़ाते यार। कमल भैया अपने हक की कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने मेरे पापा से बोला, मैंने कहा पापा मैं दिखता हूं आपको, दीदी नहीं दिखती है, ये भी तो गलतियां करती है। फिर मेरे बाप ने इमोशनल ब्लैकमेल करा, छोड़ बेटा ये तो पराए घर जाएगी, छोड़ बेटा ये तो पराए घर जाएगी, छोड़ बेटा ये तो पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूं हम लड़कों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारा टैलेंट दिखा के आएंगे। दूसरों के घर परिवार की जमी जमाई रंगोली पर पानी कैसे ढोला जाता है, ये हम भी बता के आएंगे। आदरणीय दमन भाई साहब, यदि किसी बच्चे के माता पिता वृद्धाश्रम में है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी दूसरे माँ बाप की बेटी उस घर में है। एक समय ऐसा था जब बहुएं खांसती थी, जब बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज बहुएं खांसती है, बुजुर्ग घर के बाहर हो जाते हैं। जिंदाबाद। और फिर ये प्रियंका यहाँ पर आकर के बोल के गई कि महिलाएं भोली होती है। फोगड़ बात। मैंने तो मेरी पत्नी से पूछा, मैंने कहा करवा चौथ क्यों करती हो? बोले सातों जन्म ऐसा पति मिले इसलिए। मैंने कहा सातों? हम पुरुष तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, हम तो यही सोचते यही सातवां हो। जिंदाबाद। और मेरे को गुरु आज तक समझ में नहीं आया कि गाय के भूखे रहने से सांड की सेहत पे क्या फर्क पड़ता होगा यार। वाह। जरा सा कुछ हो नहीं। सोशल मीडिया पे देखो आप, ये नए उम्र के लड़के खड़े हैं, नई उम्र की लड़कियां सोशल मीडिया पे एक्टिवा स्कूटी पे फोटो खिंचाएंगी, एडिट करके डालेंगी, पापा की परी हम कौन बाप के चमगादड़। आदरणीय रिंकू भैया हमारे बीच में बैठे हैं, ये देश दुनिया घूमते हैं और मुझे कई बार इन्होंने बालोतरा भी बुलाया। और कुमार विश्वास से इनके जितने अच्छे संबंध हैं, गैर कवि होते हुए हमारे भी नहीं है। अभी उनके जन्मदिन पर ये उनको बधाई देने के लिए गाजियाबाद गए थे। वो इसलिए गए थे क्योंकि वो कुमार विश्वास बधाई लेने बालोतरा नहीं आ सकते थे, इसलिए ये गाजियाबाद चले गए। अभी 10 तारीख को वापस उनके साथ में होली खेलने जाएंगे। आपके आंचल का लड़का जो इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत को जानता है, एक बार उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं साहब, भाई साहब ने कहा कि आपके घर की आंगन की तुलसी है। मैं 4 पंक्तियां अच्छी और सच्ची पढ़ना चाहता हूं। कमल भाई सुनिएगा कि जिसके लिए जो हो संबोधन, जिसके लिए जो हो उपयुक्त संबोधन जरूरी है, यदि उर्वरकता परखनी हो तो फिर सावन जरूरी है। और मन करे आओ। केजरीवाल अपने जीत का जश्न मनाने के लिए रैली में ऐसे ही निकले थे। और वो धीरे धीरे ऐसे ही दिल्ली के बाहर हो जाएगा। जिसके लिए जो हो उपयुक्त संबोधन जरूरी है, यदि उर्वरकता
परखनी हो तो फिर सावन जरूरी है, और मन करे तब चले जाना मथुरा या वृंदावन, मगर आंगन की तुलसी का प्रथम पूजन जरूरी है, मगर आंगन की तुलसी का प्रथम पूजन जरूरी है। रिंकू भैया, इससे ज्यादा चापलूसी मेरे बाप से नहीं होएगी आपकी। काहे के लिए टेंशन पाले यार, मेरे को तो इन महिलाओं के उससे वो फुर्सत नहीं मिलती। फिर वो आगे लिखा उन्होंने, बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों पढ़ाओ रे, क्यों पढ़ाओ? तो आदरणीय कमल आग्ने जो बहुत अच्छे छंद लिखते हैं, मैं खुद उनकी कलम का दीवाना हूँ। मैंने कहा यार कमल भैया, तो ये बोले हिमांशु यार तू मंच पे खड़ा होकर समाज के बीच फोकट की बात मत करा कर। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले इस देश में अगर एक लड़की पढ़ लेती है हिमांशु, तो वो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित कर देती है। मैंने कहा कमल भाई, उसके पीछे कॉलेज के जो 40 लड़के फेल हो जाते हैं, मेरी छाती पे सांप लौटते हैं साहब। इतना भेदभाव इन लड़कों के साथ में पैदा होए, जब से भेदभाव इन लड़कों के साथ में। आप देखो घर परिवार में माताएं बहनें बैठी है, पुराने रीति रिवाज जानती है, और वो फोन करते हैं किसी के घर पे लड़की होती तो, हाँ महेश बधाई हो, बधाई तेरे घर पे लक्ष्मी आई है। आपने कभी सुना किसी ने फोन करके बधाई दी हो कि महेश बधाई तेरे घर पे भैरू महाराज ने अवतार लिया है? मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। आइए सर, मेरे को मालूम है आदमियों की दुखती रख पे हाथ कहाँ रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इनका नाम ही भेरू जी है। अरे वाह 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 वाह, सर के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी देखिए, आपके अंचल की बेटी दीक्षा जी जैन, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा वो की है, क्रैक की है। क्यों की है? क्योंकि उनके जो कोच थे वो पुरुष थे। दीपक भैया, ये लोग बोलते हैं मंच से कि जब ओलंपिक में हमारे लड़कों ने नाक कटाई तो यही बेटियां थी साहब जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेकर आई और इस देश की नाक रखी। ताली गलत बजाई, बात सुनो पहले पूरी। वो मेडल इसलिए जीती क्योंकि उनके जो कोच थे वो पुरुष थे। फिर प्रेरणा दीदी बोले हिमांशु फोकट की बात नहीं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बनकर इस देश की लड़कियों ने आसमान और चांद तक अपने कदम रखे। मैंने कहा बिल्कुल रखे। क्यों रखे? क्योंकि उनके भी जो ट्रेनर थे वो पुरुष थे। जितनी माताएं बहनें बैठी है, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि अगर महिला अपना ज्यादा दिमाग ना लगा के पुरुषों की बात सुने तो चांद तक जा सकती है, नहीं तो झोला उठा के मायके जाओ हर साल। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, लड़कों की सुनवाई कहीं पे भी नहीं है। भगवान के मंदिर चले जाओ, जितनी सारी चीजें केवल और केवल महिलाओं से रिलेटेड, पूजा प्रार्थना इच्छा आकांक्षा कामना बाती ज्योति आराधना पुष्पांजलि, लड़कों के नाम पे घंटा जो आए बजा के चला जाए। मैं तो भगवान ब्रह्मा से लड़ा। मैंने कहा प्रभु ये कौन सी बात है, लड़के का जन्म 9 महीने में, लड़की का जन्म 9 महीने 15 दिन में क्यों? तो वो बोले भगवान बोले फोकट की बात नहीं करेगा, 9 महीने जो लगते हैं 15 दिन एक्स्ट्रा चाहिए फिनिशिंग करने के लिए। एक लड़की से बोला मैंने सर कि किस बात का घमंड है तुमको? तो बड़े एटीट्यूड में बोली भगवान ने हमें बड़े फुर्सत में बनाया है। मैंने कहा छोरों को ठेकों पे दिया था मजदूरों को? लेकिन स्थितियां परिस्थितियां क्या होती है सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक महिला जीवन में क्यों जरूरी होती है। यदि 4 लोग सूट बूट पहनकर किराए का मकान लेने जाए तो शायद उन्हें मकान ना मिले, लेकिन अगर उन 4 लोगों के साथ एक महिला चली जाए तो सामने वाला मकान मालिक सोचेगा कि हाँ घर परिवार का मामला है, इन्हें मकान दिया जा सकता है। बढ़िया बात है, मेरे को मालूम है, लेकिन इन्होंने इतनी घनघोर तालियां बजाई है मन में, मैं 7 जन्मों तक इसका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ पे एक से एक बाबा अवतरित हुए। एक तो आपके पास में ही है जोधपुर में, सिग्नल यहाँ तक आते होंगे, बाकी उन सिग्नलों को आप हटा दीजिएगा। मैं 4 5 6 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि हम लोग कितने नकली हो गए साहब। हम कभी
विवेकानंद से चालू हुए थे, हम देवानंद तक आ गए। वाह वाह। हमारी स्थिति क्या हो गई साहब, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य की कथाओं से चालू हुए थे, हम राधे माँ के अश्लील डांस तक आ गए। हम कितने नकली हुए हैं। मैं 4-5 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, कमल आप सुनिएगा कि स्थितियां हम लोग कितने नकली हुए। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं। आप लोग कविता सुन रहे हैं और कविताओं पे तालियां चाहूंगा आपकी। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं। सिद्ध दृष्टि आजकल गिद्ध दृष्टि हो गई है, नेत्रों में लेंस की चमक लगवाते हैं। गरीबों की गरीबी का बनाते हैं उपहास, दिखाने को दांत में कनक लगवाते हैं। पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूद का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। अजीत की गुफाओं में रेखा ने प्रवेश किया, रीना राय रणजीत का शिकार हो गई। वाह वाह वाह। अजीत को जानते हो? सारा शहर जिसे लॉयन के नाम से जानता है। सुनिएगा, अच्छी पंक्तियां आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि अजीत की गुफाओं में रेखा ने प्रवेश किया, रीना राय रणजीत का शिकार हो गई। बसंती ने गब्बर के डेरे पर डांस किया, राखी प्राण के प्राणों का सार हो गई। वो एक पति अपनी पत्नी के साथ शोले पिक्चर देख के आया तो उसके अंदर गब्बर सिंह घुस गया। उसने अपनी पत्नी से बोला, अरे ओ जमिया जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमका। 7 साल की औलाद बोली, नहीं बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। चौथी पंक्ति अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर मैं आपसे तालियां मांगता हूं। प्राणों का सार हो गई और बेशर्मी से मुमताज ने ठुमके लगाए से, शर्म भी शर्मा कर शर्मसार हो गई। गुरु गुरु नहीं रहे मीत, मीत नहीं रहे प्रीत, हनी प्रीत थी वो भी फरार हो गई, प्रीत हनी प्रीत थी वो भी फरार। अंतिम छंद पढ़ता हूँ, ये मस्ती दुगनी करके बताना। हर एक आदमी का दर्द गाता हूँ, आप छंद देखिएगा और छंद की व्याकरण कमल आप देख लेना। वैसे भी एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि अच्छा शायर और गीतकार और कवि होने के लिए बेबहर का होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ सर, हर आदमी का दर्द गाता हूं। अतुल भैया, हर व्यक्ति का दर्द क्या है गाता हूं, आप तक पहुंचे, मुझ तक पहुंचाइएगा। सुनिएगा कि काहे का आतंकवाद बम से बड़े हैं गम, जिंदगी हमारी ये भूचाल जैसी हो गई। फटा पेंट फटी पेंट और गाड़ी की सीट फटी, नित नए भूकंप बवाल जैसी हो गई। और तनख्वाह हमारी किश्तें ही खा जाती सारी, लंगड़ाती हुई चल रही लंगड़ी चाल जैसी हो गई। ना बबीता रही है ना मुसीबत जा रही है, जिंदगी हमारी जेठालाल जैसी हो गई। ये जो 4-5 ताली बजी ये जेठालाल वाले ही हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि संसार में पुरुष बहुत भोला होता है, पुरुष से भोला कोई भी नहीं होता। मैं आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूं, प्रमाण के साथ बात करूंगा। इस संसार में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन यानी ननंद से प्यार नहीं कर सकती। एक पति होता है जो अपनी पत्नी की बहन यानी साली से लल्लन टॉप प्यार करता है। मतलब आप देखो 80 साल के बुजुर्ग अगर जोधपुर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती हैं, याददाश्त खो दी, 4-5 दिन से खाना पीना सब बंद कर दिया, लोग बाग आते हैं उठाते, फूफा जी तो नहीं उठेंगे, बड़े पापा नहीं उठेंगे, ताऊ जी नहीं उठेंगे, मौसा जी नहीं उठेंगे, एक कानों में आवाज पड़ने दो, जिया जी, ओ जिया जी। मृत पड़े शरीर में प्राणों का संचार होने लगेगा, धीरे धीरे आंखें खुलेगी। बोले कौन? बिमला फलना वाली। जिस आदमी को रिश्ते याद नहीं थे उसको उस साली का गांव याद आ जाता है। ये हमारा भोलापन है। एक आंटी इतनी बड़ी टीकी लगाती थी, मैंने कहा आंटी इतनी बड़ी टीकी क्यों लगाते हो? तो वो बोले कि मेरी माँ कहती थी पति की आयु बढ़ती है, थोड़े दिन बाद बिंदी छोटी हो गई। मैंने कहा आंटी क्या हुआ? बीमार हो गए यार।
मैंने कहा भगवान सब ठीक करेगा आंटी। थोड़े दिन बाद बिंदी और छोटी हो गई। मैंने कहा आप आईसीयू में चले गए। थोड़े दिन बिंदी बिल्कुल बारीक। मैंने कहा आप डॉक्टरों ने बोल दिया इनको घर लेके चले जाओ, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूं? मैंने कहा भगवान सब। 15 दिन पहले पटना के रेलवे स्टेशन पे मिली बिंदी फुल साइज। मैं चिल्लाया, मैंने कहा आंटी बधाई, लगता अंकल ठीक हो गए। बोले काय का, वो तो कब के निपट गए, मैंने ही दूसरा ब्याह कर लिया। और लो भोलापन, कौन बोलता है महिलाएं भोली होती है, झूठी बात। और आप देखो हर जगह लड़कों को टॉलरेट किया जाता है। ये बड़े कॉलेज में और स्कूल में पढ़ने वाले, हाई स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान दोस्त बैठे हैं। आप देखो दमन भैया, आप भी पढ़ाते हो, प्रोफेसर हो आप। दो लड़के बात कर रहे होते हैं ना तो प्रोफेसर वहीं से चौक फेंक के मारता, नालायको, साल खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और वही दो लड़कियां बात कर ले तो प्रोफेसर खुद, क्या बातें हो रही है हमें भी बता दो। सर मैं आपको हकीकत बात बताऊं, मैनेजमेंट इतना तगड़ा, महिलाओं का मैनेजमेंट इतना तगड़ा जिसकी कोई हद नहीं। वो हमारा एक दोस्त था, उसके शादी करवानी थी। अब उसके साथ दिक्कत ये कि उसका एक दरवाजा बंद, एक आंख से दिखता ही नहीं पट्टे को। मैंने अतुल भैया से बोला, मैंने कहा जुगाड़ लगाते हैं यार। बोले हिमांशु आगे सेहरा रहेगा, लेकिन अपन बातों बातों में बता देंगे अपना दूल्हे में टेक्निकल फॉल्ट है। और जैसे ही फेरे चालू हुए, हम दूल्हे के दोस्त थे, मैं, अतुल भैया, लोकेश भैया, हम सबने गाना गाना चालू करा। हे जी बनो तुम्हारो एक नजर देखे जी, बनो तुम्हारो एक नजर देखे, और गाना गावा की कही दे कोई तो पाड़ा हरी को रे के, बनो तुम्हारो एक नजर देखे जी। अब वो लड़कियों की भी सहेली प्रियंका जी और प्रेरणा जी थी, उसको भी आ गया घूंघट, तो इन सहेलियों ने गाना गाना चालू करा। हे जी बनी तुम्हारी दिन देखे नहीं रात, बनी तुम्हारी दिन देखे नहीं रात, सड़क पार करनी वही जद तू पकड़ी ले जे हाथ, बनी तुम्हारी दिन दे। तालियां मित्रों आपकी कमजोर है, जरा पूरा सदन पीछे तक ताली बजाए। तो टेंशन लेके बैठो, घर के माथा पूरी अपने से खत्म नहीं हो रही यार। इतनी बला के टैलेंटेड होती है महिला, और पुरुष इतना भोला होता है बेचारा। मैं आपको हकीकत बात बताऊं सर, इतना भोला होता है पुरुष जिसकी कोई हद नहीं। लड़कियों को देखो निलाया जाता है, लक्स, पाल्मोलिव, डव, जॉनसन बेबी पियर्स, छोटे छोटे बच्चों को। लड़कों को निलाया जाता है, माँ दोनों टांगों के बीच में मुंडी फंसाएगी, इतना बड़ा पत्थर, लेकिन हाँ नहाता नहीं है, दुष्ट, मत रगड़ो रे इतना। क्या बिगाड़ा आपने, छाती पे सांप लोट। और जितनों की शादियां नहीं हुई है ना, मैं बता देता हूं, मैं तो 3 दिन ही समझ गया था गृहस्थी कैसे चलानी है। तीसरे ही दिन, भाभी जी मेरी शादी हुई, मेरी माँ जब रोटी बेलती थी तो हमारे वहां वो बेलन और चकलोटे की एक टांग टूटी हुई थी, टक 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 बोलता था। 3 दिन बाद मेरी पत्नी गई शादी के किचन में, उसने जैसे ही रोटी बनाना चालू करी, वो उसमें से चकलोटे में से आवाज़ नहीं आई, मैं तुरंत गया। मैंने कहा इस चकलोटे की एक टांग टूटी हुई थी, ये टक टक बोलता था, ये टक टक क्यों नहीं बोल रहा है? बोले देखो मेरे को जीवन में फोकट की टक टक पसंद नहीं है, मैंने इसकी दूसरी दोनों टांगे तोड़ दी। मेरे को समझ में आ गया कि हिमांशु अगर तेरे को तेरी दोनों सलामत रखनी हो तो इसको फोकट की टक टक पट पट पसंद नहीं। हम मतलब आप देखो यार कितना भोला होता है पुरुष, कितना भोला पुरुष होता है। महिलाएं मतलब आप देखो दमन भैया, एसडीएम साहब आप एक ऑब्जर्वेशन देखिए, आप जोधपुर वगैरह बड़े शहर जाइए, बड़े खिलौने की दुकान में एटीट्यूड तो घुसा हुआ होता है लड़कियों में, दुनिया भर का एटीट्यूड। एक आदमी अपने 8 साल की बेटी और 4 साल के बेटे के साथ खड़ा, और जब बेटी से बात करता है ना तो फूल जड़ेंगे, मेरी गुड़िया रानी क्या लेगी, और वो लड़की इतने कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से बोलती पापा मैं बारबी डॉल लूंगी। वो 2500 की गुड़िया बाप एक झटके में दिला देता है, जब लड़के तक आता है तो टोन चेंज हो जाती है। हाँ आप देखो जब लड़के तक आया टोन चेंज, तू क्या लेगा पापा, क्या लेगा पापा, बंदूक दिला देते, मालूम था आतंकवादी औलाद पैदा हुई है मैं। लेकिन हम लड़के हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हैं साहब,
हम तो वो पुष्टा उठाते हैं जिसमें महिलाओं के सैंडल आते हैं, पेन से करते हैं उस पुष्टे में छेद, दादाजी के पजामे पे से खींचते हैं नाड़ा, बांधते हैं उसमें और अपनी गाड़ी चालू, गटर 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 गटर, पूरे घर में मनोरंजन। कोई ठीक, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। तो क्या भैया, इनका मित्र है, पिछले दिनों उसकी बीवी मर गई, उसकी बीवी मर गई, आप हंस रहे हो यार। 40 दिन से पट्टा रो रहा। लोकेश भैया गए, बोले क्यों रे नालायक, तेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तू 10 दिन रोया, तेरी माताजी गुजर गई तू 20 दिन रोया, ये पत्नी चली गई, 40 दिन से दहाड़े मार मार के रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। भगवान की जो इच्छा थी उसको स्वीकार कर। बोले गांव वाले बहुत बदमाश है लोकेश भैया। लोकेश, गांव वालों ने क्या करा? बोले मेरे पिताजी गए, 5-7 बुजुर्ग घर पे आए। बोल बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, धीरज रख, हम तेरे बाप जैसे ही तो हैं। माताजी चली गई, ने बोला बेटा तू धीरज रख। 4-5 महिलाएं घर पे आई, बोले हिम्मत रख बेटा, हम तेरी माँ जैसी है। 40 दिन हुए बीवी गई है। तालियां मित्रों आपकी कमजोर है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं जो इधर इधर और इधर बैठे हैं, क्यों आए हम 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके? वो कहते हैं कि सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान हैं दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच में रख के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, फिर हम कमल आग्नेय जी के ओजस्वी वो ओज का वैश्वानर स्वर यहाँ पर बैठा हुआ है। और हम जानते हैं साहब, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनों ने सुना, हमको तो इस बात की खुशी होती कि हमें कैसों ने सुना। क्योंकि इस दुनिया की पहली कविता जब लिखी गई थी और पढ़ी गई थी तो एकमात्र उस कविता के रचयिता भगवान श्री कृष्ण थे और एकमात्र श्रोता थे अर्जुन। लेकिन आज विश्व में हर जगह गीता सुनी पढ़ी बोली समझी जाती है साहब। यह हमारे देश की सनातन धर्म की जीत है। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कविता रखता हूँ, उसके बाद में हम कमल जी आग्ने साहब को सुनेंगे। आप सुनिए कि हम कहाँ से चले थे और हम कितने भ्रष्ट हो गए हैं। एक लड़के ने एक पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाया। शुद्ध व्यंग की कविता, दिमाग लगाना थोड़ा सा, आप तक पहुँचेगी बात। मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या सवाल करते हैं। मंदिर में मेरी देवी के साथ में देवी के दर्शन करने गया। मेरी देवी मतलब मेरी सग्गी पत्नी। हंसने की बात नहीं है साहब, मैं कितनी बकवास कर लूं, बाकी मैं जानता हूं कि मरुस्थल में कूप सी होती है बेटियां। हाँ, ये बेटियां लक्ष्मी के रूप सी होती है। बहुत अच्छी तो बात ठीक है, बाकी ये रूप मेरे को मेरी ही बेटी में दिखाई देता है, मेरे ससुर की बेटी में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। एक नई कविता आप लोगों के बीच में रखता हूं, सुनिएगा, ऑब्जर्वेशन देखिएगा सर। मेरी देवी के साथ देवी के दर्शन करने के लिए गया और मेरी पत्नी ने एक बूढ़े लंगड़े भिखारी को भीख मांगते देखा और उसकी तरफ एक सवाल फेंका। पूछा, शाम तक कितना कमा लेते हो भैया? पूछा, शाम तक कितना कमा लेते हो भैया? यह सुनकर बूढ़ा लंगड़ा भिखारी तमतमाया, तुरंत बोला, यू स्टूपिड इडियट मैनरलेस इनडिसिप्लिन्ड लेडी। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर पहेली बूझते नहीं है क्या? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी आय पूछते नहीं है? लड़कियों से उसकी उम्र और लड़कों से उनकी आय पूछते नहीं है। पत्नी तो वहीं खड़ी रही, अपने सवाल पर अड़ी रही। बोले बताओ। भिखारी ने हाथ जोड़े और बोला, देवी जी मैं अपनी कमाई बताऊंगा। व्यंग देखना अगली पंक्ति में, और व्यंग आप तक पहुंचे तो एक एक व्यक्ति जो कविता की आस प्यास और विश्वास लिए बैठा है उसका हाथ खाली नहीं रहना चाहिए साहब। मैं आप लोगों को ये भरोसा दे के जाता हूं कि जब यहाँ पर बैठूंगा आपको चिंतन, हास्य तो मैंने बहुत किया, आपको चिंतन भी देकर जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। सुनिएगा दमन भैया। बोले बताओ। वो लंगड़ा भिखारी बोला, बोले देवी जी मैं अपनी आय बताता हूं।
मेरे बाप का क्या जाएगा, लेकिन जरा आप अपना एक पांव तोड़कर मेरे पास बैठ जाइए, शाम तक खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप अपना एक पांव तोड़कर मेरे साथ बैठ जाइए। पत्नी की बोलती हो गई बंद, मेरे तो मन में बजने लगा है मृदंग, क्योंकि जो काम मैं 4 साल में नहीं कर पाया था वो उस भिखारी ने 4 सेकंड में करके दिखाया था। इतने में पत्नी बोली, ए जी ये किस्सा भी कितना निराला है, ये भिखारी तो मेरे मायके का है, यानी मेरा भाई हुआ और आपका साला है। कलयुग में भी कैसे कैसे रिश्तों को निभाना पड़ता है। मतलब होता है तो गधे को बाप और बीवी के लिए भिखारी को साला बनाना पड़ता है। मतलब होता है तो गधे को बाप। और मैं 4-6 पंक्तियां आप लोगों के बीच में वो रखता हूँ जो खूब वायरल हुई देश में, अपने अपने तरीके से लोगों ने करी। जब हैदराबाद से मित्रों एक आवाज़ उठी, ये मैं राजस्थान में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रेम की भूमि है। आपके राजस्थान के एक कवि ने एक वृत्तांत लिखा कि मरुस्थल में एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी था, एक हिरण हिरनी का जोड़ा मरा हुआ था, 2 लड़कियां वहां से गुजर रही थी। तो एक लड़की ने दूसरी लड़की से, एक सहेली ने दूसरी सहेली से प्रश्न किया, खड़ियो ना दिखे पारधी, लाग्यो ना दिखे बाण, मैं तोहसे पूछूं ए सखी किनवित तजिया प्राण। कि जब कोई शिकारी नहीं दिख रहा, इन हिरण हिरनी के जोड़े पर कोई बाण का निशान नहीं दिख रहा, इनकी मृत्यु कैसे हुई सखी तू मुझे बता। तो वो प्रेम की परिभाषा जो राजस्थान से निकली है, वो प्रेम देश प्रेम हो सकता है साहब। इस मिट्टी ने कभी किसी महबूबा से प्रेम नहीं किया। महाराणा प्रताप ने अपनी देश की मिट्टी से प्रेम किया। बिरला जो यहाँ से निकले, बीकाजी आज पूरे देश में, पूरे विश्व में इतना बड़ा ब्रांड है, वो यहाँ से निकला, उन्होंने व्यापार से प्रेम किया। बिरला साहब जिन्होंने बिस्व पिलानी जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, उन्होंने इस माटी से प्रेम किया। और वो प्रेम की परिभाषा इस राजस्थान की माटी से उठी जब दूसरी सखी ने, पहली सखी ने प्रश्न किया, खड़ियो ना दिखे पार दी, लाग्यो ना दिखे बाण, मैं तोहसे पूछूं ए सखी किन विद तजिया प्राण। दूसरी सखी ने पहली सखी को उत्तर दिया कि जल थोड़ो और नेहो घणो, लाग्यो प्रीत को बाण, तूपी तूपी कर मरे इन विद तजिया प्राण। तूपी तूपी कर मरे इन विद तजिया प्राण। और जब इन देश की धरती और इस देश की माँ से प्यार करते हैं, और जब हम वंदे मातरम बोलते हैं, हैदराबाद से एक आवाज़ उठती है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। कमल आग्नेय ने भी उस पर आक्रोश लिखा, देश के हर कवि ने उस पर आक्रोश लिखा। एक मैं ही ऐसा था जिसने जवाब दिया, ओवैसी साहब आप बोलिए भी मत, क्योंकि शायद अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान में वो तासीर नहीं बख्शी कि आप भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल सकें। यदि एक बार कुरान शरीफ ठीक से पढ़ ली होती तो आपको इस बात का एहतकाम और एहतराम होता कि उस कुरान शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस वतन का खाओ, जिस वतन का पानी पियो, जिस वतन की आबो हवा में सांस लो, उस वतन से वतन परस्ती करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा इस्लाम कबूल हो जाएगा। ओवैसी साहब, जब इस देश का सच्चा मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, तो 96 बार इस सरजमीन हिंद के सजदे करके इस सरजमीन हिंद की रक्षा की और सलामती की दुआ करता है। और आपने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मत बोलिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस देश में गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, विप्रुवती, महासुर नदी, ख्याता, जया, गंडकी जैसी पवित्र नदियां बहती हो, उन नदियों की धारा की एक बूंद तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती तो शायद तुम्हें जन्नत में जगह मिल सकती थी। इन तालियों को 2 गुना करके बताइएगा मेरे अंतिम जवाब पर। वो कहते हैं राम मनावत के कुछ कहने कुछ सुनने के मनोयोग से बैठे हैं, आप और हम जालोर महोत्सव के संयोग से बैठे हैं। और जितने बैठे हैं एक बार ताली बजाकर बता दे, इस भीड़ में मुर्दा लाशें नहीं, जिंदा लोग बैठे हैं। इन नदियों की पवित्र धारा की एक बूंद तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती तो शायद तुम्हें जन्नत में जगह मिल सकती थी, लेकिन तुमने कहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मत बोलिए, लेकिन मरने के बाद 2 गज जमीन इस सरजमीन हिंद से भीख में मत मांग लेना। हम एक जिन्ना बर्दाश्त कर चुके हैं, हम दूसरा जिन्ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।